कई देश क्या होगा, आप तेजस को खरीदने के लिए बैकफुट में जाएंगे सर। और हो सकता है कि दुनिया के सुपर पावर देश, आज भी हम किसकी सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं सर। दुनिया में टेररिज्म की शुरुआत कहाँ से है सर? टेररिज्म की शुरुआत है करप्शन से। कोई ऐसा ऑपरेशन जो बहुत यादगार है, जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। उसी लाइव बॉम्ब पर वहीं पर जाना पड़ा, उसके ऊपर एक और बॉम्ब लगाना पड़ा। ये टाइमिंग रहा होगा कम से कम 3-4 मिनट का, तो वो 3-4 मिनट आपको दुनिया याद आ जाती है, क्योंकि जिस टाइम आप एक लाइव बॉम्ब के ऊपर खड़े हो सर। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एक स्पाई मूवी देख के इंजॉय कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी रूह कांप जानी चाहिए सर। आप में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए अगला सीन देखने की। कि लक्की बिस्ट इतने मुखर होकर खुलकर जो सारी बातें रखते हैं, पीछे से कहीं कोई फोन तो नहीं आता है लोधी रोड कॉम्प्लेक्स से या मंत्रालय से कि भाई क्यों इतना खुलासा कर रहे हो, आप क्यों सब ये बातें बता रहे हो? सर देखो, मेरा काम है लोगों को सच बताना सर। मैं जानता हूँ कि आप लकी बिस्ट नाम से आते हैं, पर लकी बिस्ट है नहीं। मगर क्या आप वो बताना चाहेंगे अपना नाम? अरे सर, नाम अच्छा तो है सर लक्की भी, आप इसी नाम से आप नाम मत चेंज करो। राजपूत हूँ सर, इतना ज़रूर बोलूँगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ लकी बिस्ट यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर पर यहाँ पर मौजूद हैं। एक अपने प्रोग्राम से होने के बाद बहुत व्यस्ततम शेड्यूल में इन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ समय मिला। बहुत बहुत लकी भाई नमस्कार और स्वागत है आपका। और बहुत व्यस्त शेड्यूल था लेकिन आप आए, और अक्सर इनको हम लोगों ने पॉडकास्ट में, लकी बिस्ट अपने पॉडकास्ट में अक्सर सोफे में, और इनसे हमेशा जो बातचीत होती देखी होगी आप सबने, वो रॉ को लेकर, इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे अनगिनत जो है पोस्ट, नेपाल की भविष्यवाणी जो हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते कि हमारे ही साथ पॉडकास्ट में इन्होंने तब बोल दिया कि नेपाल में कुछ होने वाला है वहाँ की सरकार के साफ तौर पर, और वो जो है हुआ। उसके बाद में तमाम चीज़ें, बातें हो रही हैं। आज पूरे हम लोग वैश्विक दुनिया को लेकर ये इनसे बातचीत करेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे बहुत सारे साथी भी इनसे सवाल पूछेंगे। सवाल जो है वो ये है कि लकी जी, इस समय पूरे विश्व में देखें हलचल है, कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान में देख लीजिए, तो कहीं इथोपिया में देख लीजिए, उधर सीरिया में देख लीजिए, मतलब कहीं से भी शांति की कोई खबर या वो सुनाई नहीं दे रही। ऐसे में भारत के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं करंट को देखते हुए? सर देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, चाहे आप गाजा के अंदर देखो, यूक्रेन के अंदर देखो, सीरिया में देखो, बगल में आपने बांग्लादेश देख लिया ख़त्म होते हुए, पाकिस्तान तो बिल्कुल गृह युद्ध चल रहा है उसके अंदर। तो हिंदुस्तान एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आ रहा है। तो जब भी दुनिया के अंदर ये इतिहास उठाकर देखो, कोई मुल्क जब आगे आता है तो पूरी वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो जाता है सर, उसे ख़त्म करने के लिए। ये उदाहरण आप यूएसएसआर के साथ देख सकते हैं कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे देशों ने एक ऑपरेशन चलाया, उनका एक ही मोटो था कि यूएसएसआर को ख़त्म करना। उसके बाद यूएसएसआर ख़त्म हुआ, लेकिन रशिया निकला, तो उन्हें नहीं लगा कि रशिया भी इतना पावरफुल बनेगा। तो रशिया को ख़त्म करने के लिए आज भी देख रहे हैं आप, ये 1945 से चल रहा है और आज भी चल रहा है। तो सेम इसी कैटेगरी में हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बनकर आ रहा है। तो कुछ वेस्ट में बैठे हुए कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, तो आप डिस्टर्बेंस देख रहे हैं सर। एक कहावत है कि अगर किसी भी घर को आप अशांति में लाना चाहते हैं तो उसके पड़ोसियों को पहले क्या करो, ख़त्म करो या उसके अगेंस्ट करो। तो हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे आप बांग्लादेश देखो, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, सब के सब आज किस हालात पे हैं। तो यही होता है जब भी किसी देश को मतलब नीचे लाया जाता है तो उसके साइड के पिलर्स को पहले ख़त्म करने की कोशिश करी जाती है। तो हिंदुस्तान फिर भी सर एक सुपर पावर बन रहा है और आगे बनेगा। क्योंकि देखिए, नेपाल हो गया, इसके बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब नेबर जो कंट्री यहाँ पर हमारी रही हैं। हमने देखा कि हमारी जो नेबर वाली कंट्री थी लकी जी, चाहे वो बांग्लादेश हो, वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ, नेपाल में किस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ, श्रीलंका में हम लोगों ने देखा, तो कहा जाने लगा कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसी कभी भी हालात या ऐसी कभी भी कोई चीज़ें यहाँ पर सुनाई नहीं दी। नहीं बिल्कुल सर, देखो कोशिश तो बहुत करी है ना, कोशिश तो करी वेस्ट ने कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब किया जाए। आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कि कैसे म्यांमार के अंदर कैसे यूएस आर्मी या बांग्लादेश से एंटर हो गए, कैसे आईएसआई हमारे को नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्ब करने की उसने सोचा। आपने लद्दाख के अंदर देख सकते हैं कि लद्दाख के अंदर किस तरह की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करी। जेएनके के अंदर आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान इन सब चीज़ों के लिए तैयार है सर। हमारी एजेंसीज़ को पहले से पता है कि दुनिया में जो भी बड़े देश हैं या जो वेस्ट में बैठे हुए जो देश हैं वो हिंदुस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसके लिए पहले से हिंदुस्तान तैयार है सर। दिल्ली ब्लास्ट अभी हुआ 10 तारीख को, 10 नवंबर को। पूरे देश और विश्व भर से उसके लिंक जो है तुर्की से मिल रहा है, पाकिस्तान से मिल रहा है।
इसमें सबसे बड़ी बात लगी कि डॉक्टर का पेशा, इंजीनियर, ऐसे बड़े पेशे वाले लोग शामिल हैं। सोचिए अगर मतलब हिंदुस्तान की जो तहजीब है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं, और ऐसे प्रोफेशन के लोग अगर ऐसे चीज़ें करने लगेंगे तो फिर मतलब ये कितनी बड़ी अब हमारे लिए एक खतरा है, हमारे लिए एक थ्रेट की तरह है कि हम अपने देश के अंदर लोगों से कैसे लड़ें। सर एक्चुअली क्या है, दुनिया ने पहली बार देखा कि यार एक डॉक्टर या इस तरह के प्रोफाइल टेररिज्म में इन्वॉल्व हुए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि दुनिया के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस फैला रहा है वो कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं, वो तो इनसे भी बड़ा होगा ना। तो धरती में अगर कोई पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत ही बड़ा आदमी है। तो ये कोई इसमें मतलब लोगों को बिल्कुल शौक होने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर भी इस प्रोफाइल में जुड़े या इतने पढ़े लिखे लोग भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि दुनिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टेररिज्म फैला रहा है वो भी बहुत बड़ा आदमी है सर कोई। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ लोगों को देखने को मिला है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कौन है जो पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंस फैला रहा है, अगर मैं बोलूँ तो लोगों को शौक होगा, है ना, एज ए सिक्योरिटी रीज़न कि इसमें कितने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं, ये तो सिर्फ एक मोहरे है ना सर। ये क्या है, ये एक डॉक्टर है, ख़त्म हो गया सुसाइड अटैक में। प्रॉब्लम है जहाँ से शुरू हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे। ये तो चेंज होते रहेंगे ना सर, यार डॉक्टर है कल कोई दूसरा आएगा। प्रॉब्लम है वो जो पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला रहे हैं सर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको कैसे, ये हिंदुस्तान की एजेंसियां, एक तो बहुत बड़ा हम लोगों ने फरीदाबाद में इतना अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा गया, ये तो जो है आप शुरुआत से कहते रहे कि ये जानबूझकर, जो शुरुआत में कहा गया कि हड़बड़ाहट में हो गया, ये करना नहीं चाहता, लेकिन आपने उसी दिन में कहा कि नहीं भाई जगह बहुत मायने रखती है। तो दिल्ली से मैसेज देना चाहता था पूरी दुनिया को। सर देखिए, टेररिज्म क्यों है, पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि क्यों आतंकवाद। आतंकवाद का मकसद क्या है सर? दहशत फैलाना। लेकिन दहशत फैलेगी कैसे? दहशत तो तभी फैलेगी ना जब लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। देखिए सर, दुनिया के अंदर हमारे CI ऑफ्स है नॉर्थ ईस्ट या JNK है, वहाँ भी डेली ऑपरेशंस चलते हैं, कई बार ब्लास्ट होते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो जिनको JNK के ब्लास्ट के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के ब्लास्ट के बारे में पता चलता है? नहीं चलता ना सर, क्योंकि न्यूज़ नहीं है। लेकिन टेररिज्म का काम है कि उस घटना को पूरे विश्व तक देना। तो सर दिल्ली से बड़ी जगह या बड़ा हाई रिस्क जगह उन्हें कौन सा मिलेगा? तो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट किया जिसके बारे में पूरी दुनिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेररिस्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। उसने वो जगह चुना ना सर, क्योंकि आज देखो दुनिया के अंदर आप दिल्ली ब्लास्ट की न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर गई है ना, जगह की वजह से तो गई। अब इसी ब्लास्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर हो, नागालैंड के अंदर हो, शायद लोगों को इतना नहीं पता चलेगा, इतनी दहशत नहीं होगी, जबकि ब्लास्ट दोनों बराबर हैं, सेम दोनों एक बिल्कुल बराबर है सर, कैजुअलिटी भी सेम है। इसके बाद एक हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी चीज़ें हुई, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जगह। जगह के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनका टारगेट कौन है। टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक नॉर्मल टारगेट है, एक हाई प्रोफाइल टारगेट है, टारगेट कौन है, वो भी एक टेररिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। लकी जी, कुछ हमारे न्यूज़ रूम के साथी हूँ आपसे सवाल। दिनेश मिश्रा जी हैं, हमारे एक्सप्लेनर्स पे काम करते हैं, रिसर्च पर काम करते हैं, ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। मेरा ये सवाल है कि बांग्लादेश और नेपाल दो ऐसे हमारे पड़ोसी हैं जहाँ पे आतंकी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, भारत खासकर से भारत के खिलाफ। और मतलब दुनिया भर की जारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, ऐसी रिपोर्टें हैं कि इन जगहों पे मतलब अपने कामकाज करती हैं। तो क्या उसमें मतलब हमारा जो सिस्टम है, हम नेपाल और बांग्लादेश को क्या इस तरह से ट्रैक नहीं कर सकते कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके, और जो इस तरह का खुफिया तंत्र फल फूल रहा है भारत के खिलाफ वो, और जैसे चीन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो कुछ इस तरह का हो सकता है इसमें? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है, जो भी एंटी नेशन है या जो भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो 365 दिन हमेशा क्या सोचते हैं? देश को नुकसान पहुंचाना। तो इसके लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं। मतलब 365 दिन में से हम 364 दिन इस देश में कुछ भी नहीं होने देते हैं सर। एक दिन होता है, ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला काम कर रहा है वो कोई गुंडा है, कोई गैंगस्टर है या कोई गली का गुंडा है, वो भी किसी मिलिट्री से ट्रेंड है सर, चाहे उसको ISI करा रही है, MSS करा रही है, तो वो भी कहीं ना किसी मिलिट्री से ट्रेंड लिए हुए हैं ना, वो किसी मिलिट्री से ताल्लुकात है, उनका फुल ट्रेंड है। तो किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत इजी है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप अच्छा काम करने के लिए आपको पूरा जीवन निकल जाएगा, बुरा काम आप एक सेकंड के अंदर कर लोगे सर। शायद आप तमाम उम्र अपना पूरा जीवन लगा दो अच्छे कामों के लिए,
तब भी कम पड़ जाएगा। बुरा काम तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी एजेंसीज, हमारी सीक्रेट सर्विसेज हैं सर, वो 24/7 आवर्स काम कर रही हैं, इस देश को हर थ्रेट से बचा रही हैं। तो मैंने आपको बोला कि दुश्मन का सिर्फ एक दिन हमारे लिए पूरा साल रहता है सर। लेकिन जैसे मेरा ये कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे इस तरह के हब बनकर उभर रहे हैं कि जहां भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, साजिशें रची जाती हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि मादक दवाओं की तस्करी और नकली नोटों का कारोबार, सोने की तस्करी और भी हथियारों की तस्करी, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये अड्डे बने हैं, ये जो छोटे देश हैं, खासकर से नेपाल और बांग्लादेश। तो इसको कैसे ट्रैक किया जाए और कैसे इस पर रोक लगाई जाए? नहीं सर, उसको तो हम ट्रैक कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के अंदर जो लोग, दुनिया में टेररिज्म की शुरुआत कहाँ से है सर? टेररिज्म की शुरुआत है करप्शन से। दुनिया का कोई भी आतंकवाद बिना करप्शन के तो हो ही नहीं सकता। अगर और इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, जो करप्शन, जो दुनिया में करप्शन कर रहा है, वो जो करप्शन में हेल्प कर रहा है वही। एक आम नागरिक से क्वेश्चन है कि एक आम आदमी जो भी इसको सुन रहा हो, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि यार उसने अपने जीवन में अपना काम कराने के लिए क्या कभी रिश्वत दी है? चाहे वो 1 रुपये की हो, 1000 रुपये की हो, करोड़ की, फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्वत ही है। अगर उस व्यक्ति ने 100 रुपये की भी रिश्वत दी है ना सर, जिसने दी है वो भी एक टेररिस्ट ही है, क्योंकि वो करप्शन की तो शुरुआत कर रहा है ना। आज वो 100 रुपये किसी आदमी को दे रहा है अपना काम करवाने के लिए, इस चीज़ की क्या गारंटी नहीं है कि वो 1 करोड़ भी देगा काम करवाने के लिए। और जो पैसा ले रहा है वो सही व्यक्ति तो होगा नहीं सर। तो शुरुआत तो हमारे देश के अंदर से ही हो रहा है ना। जब तक हमारे देश का आम नागरिक ये नहीं समझेगा कि यार करप्शन ही आतंकवाद की शुरुआत है, आप करप्शन को ख़त्म कर दो देश के अंदर, आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सर। इस देश में हर आदमी ठान ले यार मुझे करप्शन नहीं करना, हिंदुस्तान से आतंकवाद ख़त्म सर। शुरुआत यहीं से होगी सर। इसी ये बात जो है, हालांकि इसकी मैं इस बात को पूरा करता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक रील सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी। उसमें यही कहा गया था कि एक आदमी, चाहे आप 100 रुपये या 1 लाख रुपए, अगर आप किसी भी तरह से किसी को भी रिश्वत दे रहे हैं तो सोचो कि देने वाला 1 करोड़ तक ले सकता है और लेने वाला भी 1 करोड़ तक ले सकता है। और ऐसे में बहुत सारी अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास अधिकार होते हैं, जहाँ पर उनके एक्सेस होते हैं, वो भी तक इधर उधर हो जाने की यहाँ पर शक रहता है। लकी जी, आगे जब चलते हैं, अंजन जी हैं हमारे साथ में। अंजन सर, आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछेंगे हमारे साथ में। अंजन सर, ये ICR 814 का हुआ अफगान ने बोला है जो उसको भूल जाइए, अफगानिस्तान ने प्रस्ताव दिया, भूल जाइए। मतलब हमको रेगुलर सेवा का, फ्लाइट का दीजिए इजाज़त, अभी खास के पाकिस्तान, उनकी अफगानिस्तानी, तो ये क्या सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? अब ऐसे छोड़ा सर देखो, एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं है सर, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने हित देखे जाते हैं। आज जो देश आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो कल सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है सर। तो जियो पॉलिटिक्स में जो कल आपका दुश्मन है वो गारंटी नहीं है कि कल भी आपका दुश्मन रहेगा। अगर उसके कुछ फ़ायदे हो रहे हैं तो आपका दोस्त है। ये फ़ायदे, और जियो पॉलिटिक्स में कहते हैं सही में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जी, अभी दुबई में एयर शो था, उस समय हमारा तेजस बहुत करतब दिखाने का, और पूरी दुनिया की नज़रें तेजस पर टिकी थी। लेकिन तभी हमारे पास जब तेजस उड़ा, क्लैपिंग हुई, और हम सब उस दृश्य के गवाह हैं जब तेजस जो है वो उड़ा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसमें एक डिसबैलेंस होता है और नीचे आगे गिरता है। कहा गया कि ये अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोग के पास नहीं आई है कि मतलब क्या हुआ, क्या एक्सीडेंट, इसकी जांच चल रही। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या इसमें कभी ऐसी भी चीज़ें हैं कि विदेशी ताकतों का भी कभी जिक्र हो सकता है, या कभी ऐसा हुआ है कि विदेशी इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि तेजस की डिमांड हो रही थी। तेजस को पूरी दुनिया में लोग पहचान रहे थे। हिंदुस्तान का बहुत अपना खुद का फाइटर जेट। सर देखो, अभी तक सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो जो भी चीज़ मैं बोलूँगा ये मेरा व्यक्तिगत जवाब होगा सर। देखो, मेरा काम तो शक करना ही है सर दुनिया के अंदर। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इस एयर शो की वजह से आप सोच रहे कि हमारी डिफेंस की कितनी बड़ी डील रुकी होगी सर। हमारे तेजस की डील किस किस देशों के साथ हो रही थी, कितने देश हमारे तेजस को देखकर इंटरेस्ट से, और दुनिया के इतने बड़े शो के अंदर एक ऐसा हादसा होना, तो कई देश क्या होगा, आप तेजस को खरीदने के लिए बैकफुट में जाएंगे सर। और हो सकता है कि दुनिया के सुपर पावर देश, आज भी हम किसकी सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं सर, आज भी हम किसके GPS में काम कर रहे हैं, किसी न किसी देश की GPS में ही काम कर रहे हैं ना सर। जब दुनिया में नासा की सैटेलाइट हैक हो सकती है तो आपके मशीन्स भी हैक हो सकती हैं। कोई ना कोई तो है दुनिया में जिसको फ़ायदा हुआ होगा सर। अगर आज सोचो कि तेजस की डील रुकेंगे तो दुनिया के जो सुपर पावर देश हैं जो अपने फाइटर्स की डील कर रहे हैं, डेफिनेटली डील वहाँ होगी सर।
तो शायद ये दुनिया को मतलब एक देश को कमज़ोर दिखाना या दुनिया की नज़रों में करने के लिए ऐसी साजिशें रची जाती रही है। सर आप हिस्ट्री उठाकर देखो ना सर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि सपोज करो आप ही कल कोई चीज़ परचेस करने जा रहे हो, आपकी सब कुछ डील हो गई, एक नॉर्मल सी चीज़ देख लो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यार आप, बहुत छोटा एग्जांपल, आप कहते हो यार मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, एक बाइक, आप बिल्कुल रेडी हो और आपको कल पता चलता है कि यार इस बाइक में तो ब्रेक ही फेल हो गए, क्या आप उस बाइक को खरीदोगे दोबारा? नहीं, तो दूसरी कंपनी की बाइकें बिकेंगी ना सर, तो बाइक खरीदेगा ही नहीं कोई भी, कहेगा यार तो इसका तो मेन चीज़ पर ही हादसा हो गया, इसके तो ब्रेक ही फेल हो जाते हैं, तो हम इस पर कैसे ट्रस्ट करें? तो किसी भी देश को डाउन करने के लिए किस लेवल पर, किस अनलिमिट तक लोग सोच सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सर इस दुनिया में। और ये कई साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद पता चलती हैं ये चीज़ें हुई थी। और ये कब पता चलती हैं? जब उसी एजेंसी का कोई आदमी कहता है कि यार मेरा ज़मीर जाग गया और आज मैं सच्चाई बताता हूँ, तो 50 साल के बाद वो सच्चाई बताता है कि नहीं उस टाइम ऐसा हुआ था, तब लोगों के अंदर भूचाल आता है सर। स्वप्नल जी हैं लकी जी हमारे साथ में, एंटरटेनमेंट डेस्क पूरी लीड करते हैं, आपसे कुछ सवाल है। मैं देख रहा था चूँकि आपका फिल्मों से भी राब्ता रहा है और आज पिछले कुछ समय से जो है स्पाई एक्शन फिल्में या फिर वेब सीरीज़ में भी, अभी फैमिली मैन भी आई, वो भी स्पाई पर है। बीइंग अ स्पाई, चूँकि आप मतलब आप ग्राउंड पर भी रहे हैं और जब पर्दे पर इस तरह की कहानियाँ दिखाती हैं, कहीं कोई कमी झलकती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि सिनेमा में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, तो मतलब मैं इस पर राय जानना चाह रहा था कि आप कैसे देखते हैं इन फिल्मों को? मतलब हम तो दर्शक बाकायदा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। आप एक चीज़ बताइए, आप कोई भी वेब सीरीज़ या स्पाई मूवी देखते हैं सर, आप थिएटर में जाके देखते हैं, आपको मज़ा आता है देखकर? जब आपको मज़ा आ रहा है तो सच्चाई हो ही नहीं सकती ना सर। आप जब एक स्पाई मूवी देखकर आपको मज़ा आ रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई होगी? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सच्चाई है उससे पूरी जुदा होती हैं ये फिल्में और वेब सीरीज़? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एक स्पाई मूवी देख के इंजॉय कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी रूह कांप जानी चाहिए सर, आप में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए अगला सीन देखने की। आप बोलो मैं नहीं देख सकता, तब मुझे लगेगा सच है सर। कोई ऐसी सीरीज़ या फिल्म स्पाई को लेकर, चाहे देश में बनी हुई या फिर बाहर विदेशों में भी, जो आपको वाकई अच्छी लगी हो कि वो सच्चाई से, यथार्थ से बहुत करीब थी? आप द स्पाई देखो, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ सर, आपको लगेगा अली कोयल, तो आप उसमें और हमारे हिंदुस्तान के सीरीज़ में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आप फ्यूरी देखो, एक टैंक के ऊपर एक आइए ना, आपको लगेगा सर, आप लास्ट तक कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आपकी रूह कांप जाएगी देखकर। है ना सर? ठीक है, थैंक यू सर। शुक्रिया। विश्वनाथ सर, आपके सवाल लकी जी के लिए। सर मेरे तो 2 सवाल हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। पहला सवाल ऐसे कि अभी तक हम देखते थे कि इधर उधर से जो आतंकवादी आते थे, जो सुसाइड बॉम्बर होते थे, वो कम पढ़े लिखे और इस तरह के, एक साथ तो डॉक्टरों की खेप पकड़ी गई। ये कौन सा मॉड्यूल है? ये किसका? ISI का तो मॉड्यूल साफ समझ में आता है, मगर ये क्या है? कैसे मोटिवेट कर ले रहे हैं ये डॉक्टर पढ़े लिखे लोगों को? सर ये तो नॉर्मल से आप डॉक्टर्स करें। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, दुनिया के अंदर ये आईडी तैयार हुई, बोला यार एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करेंगे और धमाका करेंगे। ये आप आज देख रहे हैं, 1980s के अंदर ये चीज़ें बन गई थी, तो जिसने उसको बनाया वो तो पढ़ा लिखा ही है ना सर। अगर सपोज़ करो वो बोलता है कि यार मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नहीं चाहिए ग्रेनेड, मुझे कोई मिसाइल्स नहीं चाहिए, मैं घर पर बैठकर ये एक ऐसा बॉम्ब बनाऊंगा जो आपके मिसाइल से भी पावरफुल होगा, तो जो उसको बना रहा है वो कितना दिमाग है सर उसका? तो फिर तो डॉक्टर तो कुछ भी नहीं है ना उसके सामने। तो टेररिस्ट तो पहले भी बैठा हुआ, आप सिर्फ फ्रंट पर देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ फ्रंट पर देख रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ करो जो भी डॉक्टर उमर जो एक सुसाइड अटैक में मारा गया, इसको पहली बार कैसे ट्रैक किया होगा? ऐसा तो नहीं है सर कि मौलाना मसूद अजहरी यहाँ पर आया होगा या ISI चीफ यहाँ पर आया होगा या आशिम मुनीर यहाँ आए होंगे, लेकिन उन्हें कैसे ट्रैक किया होगा? फॉर एग्जांपल के लिए क्या है सर, एक उदाहरण बताता हूँ आपको। आपकी नव भारत का चीज़ें चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत सारे लोग नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ एक लोग होते हैं कि एंटी नेशन बात करना शुरू कर देते हैं, तो पूरी की पूरी विंग है, चाहे वो ISI की हो, MI6 की हो, MXX की हो, CIA की हो, सबकी एक विंग बैठी हुई है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना सर, इससे भी 3 गुने 4 गुने सिर्फ आपके कमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। वो आपका कमेंट्स पढ़ते हैं, आप कहते हो कि यार आई हेट इस चीज़ से, वो कहते हैं इस आदमी को भी ट्रैक करो। वो आपको 1 साल 2 साल तक एनालाइज करते हैं आपकी उस कमेंट की ID से। जब उन्हें लगता है कि यार आप सच में देश से नफरत करते हो, तब वो आप तक पहुंचते हैं सर। उनको पता होता है कि इसी देश के अंदर एक भस्मासुर है, इसका यूज़ करो। तो सोचो एक सीधे कमेंट से वो एक कमेंट से वो आपको पूरा ट्रैक करेंगे सर। तो अरे सर इतनी बड़ी प्लानिंग हुई है उनकी। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इतनी बड़ी प्लानिंग, पूरे वर्ल्ड को उसने मैसेज दिया, आतंक फैलाया। अगर इसमें एक भी आदमी ऐसा हो सकता था जो मिशन को छोड़ देता, तो ISI का इतना बड़ा मिशन रुक जाता ना सर।
तो सोचो अगर वो किसी के ऊपर, आप ही के देश के अंदर वो किसी आदमी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, तो उसको कितना एनालाइज करते होंगे वो लोग। दूसरा सवाल जी सर, मैं जानता हूँ कि आप लकी बिस्ट नाम से आते हैं, पर लकी बिस्ट है नहीं, मगर क्या आप वो बताना चाहेंगे अपना नाम? अरे सर नाम अच्छा तो है सर लक्की भी, आप इसी नाम से आप नाम मत चेंज करो। एक चीज़ और बता दीजिए इसमें कि आप इतना बताइए कि आपका छद्म नाम है, क्या सर? ये आपका सही नाम नहीं है, आपका छद्म नाम है ये? सर ये अच्छा लगा मेरे को, रख ही लिया सर जी, आप दुनिया इसी नाम से जानती है, अब नाम चेंज करूँगा तो बड़ी दिक्कत आएगी सर। मतलब ये आपका छद्म नाम है, ऐसा हम मान लें? मैं राजपूत हूँ सर, इतना ज़रूर बोलूँगा आपको। चलिए, मैंने आपके बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे जो स्पाई होते हैं, जैसे आपने जो जो काम किए वो हमने जाना, लेकिन अब जैसे उसके आगे की जो है, मतलब एक आपने स्पाई के तौर पे काम किया, ठीक है, कमांडो के तौर पे काम किया आपने, तो अभी जो निजी ज़िंदगी जो है आपकी, उससे अभी मतलब स्थिति कितनी अलग है, मतलब आप? सर देखो रियल लाइफ के अंदर और वो बहुत फ़र्क है, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है सर। मुझे पता है कि यार आप अच्छे इंसान हैं, मेरा दिल भी मानता है, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है यार अभी दिल की बात नहीं माननी। आप मुझे एक चाय भी ऑफ़र करते हैं सर, हो सकता है मैं आपको महीने भर से जानता हूँ, 2 महीने से जानता हूँ, एक एग्जाम्पल है, इसको अपने ऊपर नहीं लेना, हो सकता है सर IAS हो CIO आपको प्लान करके भेजता है कि यार चाय में मिला दे, 2 साल के बाद लक्की बिस्ट चला जाएगा, तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग बुरे होंगे, लेकिन हो सकता है कि 1 लाख में से एक आदमी बुरा होगा जो डेफिनेटली मुझे नुकसान पहुंचाना होगा, तो उस एक आदमी के चक्कर में क्या होगा सर, जो बाकी के लोग हैं उन पर चाहे मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाएगी अपने आप को सेफ करने के लिए कि मैं अपनी सेफ्टी रखूं बस, तो बहुत मुश्किल होता है सर। अक्षय, आपका सवाल लकी जी के लिए। जी, मेरा सवाल सर क्रीक और सिंध को लेकर था। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार भारत सरकार के अधिकारियों या नेताओं के बयान आ रहे हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि सिंध इधर भी आ सकता है, बॉर्डर बदल भी सकते हैं। तो क्या, मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोचना है, और क्योंकि आपको ज़्यादा पता होगा, क्या ऐसा कोई भारत सरकार कोई प्लान कर रही है कि सिंध को या पाकिस्तान में कुछ ऐसा किया जाए, सिंध को अलग किया जाए या भारत में शामिल किया जाए? आपके पास कुछ इनपुट्स? देखो मेरे पास तो क्या इनपुट्स होंगे, दुनिया के अंदर मैं मीडिया चैनल्स में ही देखता हूँ कि मीडिया चैनल बताता है कि वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है, जस्ट पाकिस्तान का वॉर होने वाला है, POK हमारे कब्जे में आने वाला है। तो मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में शायद 1 या 2 आदमी के अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता होता सर कि कब होना है। आप समझ रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ 2 या 3 के अलावा चौथा आदमी नहीं बता सकता कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अगले पल में हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की सरकार क्या स्टेप लेने वाली है। और एक बहुत अच्छी चीज़ होता है कि दुनिया का ध्यान कहाँ डालना और कौन सा स्टेप लेना। मैं आपको दिखा कुछ और रहा हूँ, होने वाला कुछ और होगा सर। रविंद्र सर हमारे साथ पे हैं। रविंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये तो सवाल नहीं पूछूंगा कि एक कहावत है, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। अभी तो आप R&AW में नहीं है? पक्का नहीं है अभी? काम R&AW के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अभी? मैं अभी अपने लिए काम करता हूँ सर। दो खबरें आपने विनीत के साथ ही पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में आपने बताई। एक तो आपने कह दिया था कि नेपाल में बहुत जल्द तख्ता पलट होने वाला है, और ये आपने खबर करीब 5-6 महीने पहले बता दी थी, ये सच साबित हुई। दूसरी खबर, जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उस पर आपने पहले ही दिन कह दिया था विनीत के साथ बातचीत में कि ये धमाका सुनियोजित है, पूरी तरह से तैयारी के साथ किया गया, अचानक में नहीं हुआ है। अब मैं आपसे तो ये पूछूंगा नहीं कि भाई आपके सोर्सेज कहाँ हैं, आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, आप इसका जवाब भी नहीं देंगे। मुझे ये सीधा बताइए कि लक्की बिस्ट इतने मुखर होकर, खुलकर जो सारी बातें रखते हैं, पीछे से कहीं कोई फ़ोन तो नहीं आता है लोधी रोड कॉम्प्लेक्स से या मंत्रालय से कि भाई क्यों इतना खुलासा कर रहे हो आप, क्यों सब ये बातें बता रहे हो? सर देखो, मेरा काम है लोगों को सच बताना सर, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से भी फ़ोन आए, लेकिन मेरा सच है। सच और राज में फ़र्क होता है ना सर। देखो आपने भी बताया ना, बाकी चैनलों ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट एक पूरा प्लान है, मैंने थोड़ा पहले बता दिया, उन्होंने थोड़ा सा बाद में बताया। ज़्यादा फर्क तो नहीं आया सर। नेपाल की गवर्नमेंट गिरी, मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया, बताया आप लोगों ने भी सर, आपने थोड़ा सा लेट बताया सर। सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ और बाकी बता वही रहे हैं सब, चेंज कुछ नहीं हो रहा है सर। अच्छा, एक और सवाल ये कि क्या आगे आने वाले समय में दुनिया में परमाणु युद्ध होगा? कौन इस्तेमाल करेगा पहले? सर परमाणु युद्ध ही चल रहा है सर। अब जब न्यूक्लियर गिरेंगे आप उसको तभी परमाणु बम बोलोगे सर। आज पूरा गाज़ा ख़त्म हो गया, यूक्रेन की स्थिति देख लो, 100 साल पीछे चला गया सर। और रशिया को देख लो आप सर,
आज आप बांग्लादेश जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है सर, सिर्फ न्यूक्लियर नहीं गिर रहे हैं सर, ये परमाणु युद्ध ही है सर, लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं हो रहा है सर। ख़त्म तो पूरा गाजा हो ही गया ना सर, अब एक न्यूक्लियर भी गिरा देते तब भी ख़त्म ही होना था, धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। यूक्रेन के ऊपर आप 2 न्यूक्लियर भी डालते तो भी यूक्रेन ख़त्म होना था, आज भी यूक्रेन ख़त्म हो गया सर। तो मतलब लोगों की नज़र में क्या है कि जब न्यूक्लियर गिरेगा वही परमाणु है सर, जब दुनिया ख़त्म हो रही है वही चीज़ है ना सर, सेम चीज़, बस सिर्फ ऐसा मतलब डिफरेंस दोनों में एक है, एक एकदम से होगा और एक धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे में आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे सर, एकदम से गिरेगा तो आप लोग आवाज़ उठाओगे, तो उसको धीरे धीरे करते हैं सर। एक सवाल और, बायोग्राफी आपकी आ रही है, इसके बाद भी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? क्योंकि माशाल्लाह आप फर्स्ट क्लास आपकी पर्सनैलिटी और बहुत शानदार, आपको मतलब किसी डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टंट करने के लिए, तो है इच्छा है मतलब सुन ले जरा, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो देखो दुनिया मतलब मेल्स हैं, लेकिन मुझे एक्ट नहीं करना सर, है ना, क्योंकि एक्ट तो एक ने मुझसे पूछा कि लक्की भाई यार तुम एक्ट कर लोगे, मैंने कहा भाई जिंदा खड़ा हूँ ना तुम्हारे सामने यार, सब एक्ट ही करके आया हूँ आज तक, तो ओनली लिखना और डायरेक्ट करना सर, देखते तब तक, जब तक मन करेगा तब तक, जिस दिन मन हट जाएगा उस दिन छोड़ देंगे सर। और किताबें आपकी आएंगी अभी? बिल्कुल सर, बहुत सर, थैंक यू सर। बस बबन सर एक सवाल लेंगे आपसे। जी सर। लक्की जी, नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक सवाल मेरे मन में है कि रॉ एजेंट के तौर पे आपने इतनी मुश्किल ड्यूटी जो है वो निभाई है, कभी इस ड्यूटी को निभाते हुए आपको लगा कि अब बच गया यार? सर देखो, कोई ऐसा ऑपरेशन जो बहुत यादगार है, जीवन भर भूल नहीं पाएंगे? सर देखो, ऑपरेशंस में तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ऑपरेशन में हम लोग हमेशा प्रिपेयर होके ही जाते हैं, हमारे को पता होता है कि थ्रेट कैसे आएगा, चाहे थ्रेट एक ही जगह से आए, लेकिन हम उसके बाद भी 10 ऑप्शन और लेके चलते हैं कि आ सकता है। मैं ऑपरेशन की नहीं बोलूँगा, लेकिन एक इंसिडेंट बोलूँगा जहाँ मुझे लगा यार कि एक बारी क्या हुआ कि एक जगह पर हमारे को ब्लास्ट करने थे, एक्चुअली कुछ एक मिसाइल्स या कुछ एक आरटी सपोर्ट के इंडियन आर्मी ने सपोर्टिंग वेपन से फायर किया था, तो वहाँ पर नहीं फटे हो, तो उसके बाद हमारे को क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उस देश को क्लियरेंस देना पड़ता है कि अब हमारा एरिया बिल्कुल क्लियर है करके, क्योंकि हो सकता है कि सपोज करो जहाँ पर ग्रेनेड पड़ा हुआ है, ट्विंच के मोटर्स के बॉम्ब पड़े हुए हैं, है ना सर, आर्ट के बॉम्ब पड़े हैं, तो उनको एक जो नहीं फटते उनको ब्लास्ट में उड़ाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए गया मैं, तो सब कुछ देख कर लगा यार कि इनको हम 2 पार्ट्स में उड़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी होती है उनकी, तो 2 जगह पर मैंने एक्सप्लोजिव को लगा दिया। एक जगह पर हमने बिल्कुल क्लियर एक्सप्लोजिव वहाँ पर लगाया, एक चार्ज लगाया और जो टाइमिंग डाला 5-7 मिनट, ब्लास्ट से उड़ा दिया। फिर मेरा एक दोस्त था, नया नया बना था उसी दौरान, तो वो मेरे साथ ही था, वो बोला यार एक काम करता हूँ, मैं चार्ज बना लूँ, तो यार मैंने कहा हाँ बना ले भाई। वो भी चार्ज बना रहा, मैं भी चार्ज बना रहा। अब मैंने देखा नहीं वो चार्ज कैसे बना रहा, जब मैंने उसी बॉम्ब के ऊपर एक दूसरा बॉम्ब प्लान किया, सेम 5 मिनट का टाइमिंग डाला, और टाइमिंग डालने के बाद हम लोग सेफ एरिया में आ गए और यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। अब 5 मिनट हो गए सर, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, बॉम्ब फटा ही नहीं। अब यार मुझे लगा जैसे जैसे बॉम्ब नहीं फट रहा तो धड़कनें बढ़ रही हैं कि क्यों नहीं फट रहा करके, क्योंकि एक्चुअली पहले से वहाँ पर जो बॉम्ब रखे हुए हैं वो तो ब्लाइंड है ही, उसके ऊपर मैं एक लाइव बॉम्ब और रख चुका हूँ जो और ब्लाइंड हो चुका है। मतलब आप जो थ्रेट पहले 100% था वो 1000% हो चुका है सर। अब हो सकता है वो साल भर तक ना फटे, और हो सकता है कि यार कभी भी फट जाए। अब इस सिचुएशन में सीनियर्स के कॉल आए, ऊपर से जब 10 मिनट हुआ तो बोला यार क्या हुआ, टाइमिंग कितना डाला था? मैंने कहा सर 5 मिनट डाला था। मैंने तो 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब उस सिचुएशन में क्या, मैं समझ गया कि जो मेरे दोस्त ने जो चार्ज लगाया उस चार्ज में गलती कर दी, कहीं ना कहीं चार्ज गलत लग चुका है। अब इसी सिचुएशन में फिर मुझे दोबारा उसी लाइव बॉम्ब पर वहीं पर जाना पड़ा, उसके ऊपर एक और बॉम्ब लगाना पड़ा। ये टाइमिंग रहा होगा कम से कम 3-4 मिनट का, तो 3-4 मिनट आपको दुनिया याद आ जाती है, क्योंकि जिस टाइम आप एक लाइव बॉम्ब के ऊपर खड़े हो सर, बस। तो वो सिचुएशन मुझे उस टाइम लगा कि आज बचा ले ईश्वर, तो बस। गजाला। लेकिन जी मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे देश में रॉ एजेंट इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे देश में आतंकी घटनाएं होती हैं, क्यों ब्लास्ट होते हैं, क्यों इतने लोगों की जान जाती है, जब आपको सब कुछ पहले से पता होता है? मैम देखो, सब कुछ पहले से तो किसी को पता नहीं होता है, भगवान तो कोई भी नहीं है। सपोज़ करो कि एक इंटेल आती है, और इंटेल आती है कि मुंबई के अंदर क्या हो सकता है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है। ये मुंबई पुलिस के साथ शेयर करते हैं या वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ शेयर करते हैं। अब दुनिया के अंदर किसी को नहीं पता। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई देश कोई प्लानिंग करता है तो 2 या 3 लोगों को ही पता होता है। तो सेम अगर सपोज़ करो कि पाकिस्तान ने भी कोई प्लान किया है मुंबई अटैक पर या मुंबई पर कुछ करना है, तो हमारे को इंटेल ये ज़रूर है कि मुंबई को थ्रेट है। किस दिन है ये नहीं पता। अब किस दिन है तो ये तो हम तो उस मीटिंग में नहीं है ना। बस अगर 3 लोगों ने भी मीटिंग कर ली, या उसमें से एक ऐसा आदमी है जो ऑपरेशन को प्लान करता है, हमारे को इंटेल आ गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और हमारे को मिला कि मुंबई में होने वाला है, और हमने मुंबई मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस एक के साथ शेयर करते हैं, तो एक्चुअल नहीं होता। तो उसमें कुछ एक ऑफिसर्स को लगता है कि हम 24 घंटे तो खड़े नहीं रहेंगे ना,
क्या हम पागल हैं क्या 24 घंटे समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे इतनी? तो जब भी इंसिडेंट होते हैं वो इन्हीं चक्करों में होते हैं मैम, समझ रहे हैं। एक इंटेल दे दिया कि दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली के कितने बॉर्डर्स हैं मैम, बहुत है ना। अब 2 सिचुएशन है यहाँ पर, आप पब्लिक बोलती है कि यार धमाकों को क्यों नहीं रोका। अब अभी आप यहाँ से घर जाओगे, अब आपको पूरा चेकिंग किया जाएगा, 1 घंटे में आपको छोड़ के तो आप 4 गालियाँ दोगे कि अरे क्या कर रखा है डेली, चल आप 1 घंटे तुम हमें चेकिंग करोगे और नहीं करें फिर, अब दोनों सिचुएशन है ना। तो क्या है कि देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। यहाँ तो लोग अगर आप डेली चेकिंग करना शुरू कर दो, आप 4 गालियाँ देने लग जाओगे दिल्ली पुलिस को ही कि क्या नाटक कर रखा है यार डेली डेली, हम कोई टेररिस्ट तोड़ना है। आपसे नहीं कह रहे कि आप टेररिस्ट हो, लेकिन आप ही के जैसे दिखने वाले कुछ लोग हैं। तो आप लकी बिस्ट को सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के न्यूज़ रूम में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और पूरे न्यूज़ रूम में आज सभी साथियों ने लकी बिस्ट से आपने सुने कि अलग अलग तरीके से सारे सवाल उनसे हमेशा से जो पूछे जाते रहे और कुछ सवाल ऐसे जो कि पहली बार न्यूज़ रूम के इस ऑफिस में साथियों ने पूछा। तो एक बार फिर नवभारत टाइम्स को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।